अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानियाँ नावल सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। मेरे कामिल उमैरा अहमद किस्त नंबर 23। अम्मा जी अब इसके माँ बाप के बारे में कुरेद कर मालूमात हासिल करने की कोशिश फरमा रही थी। सलार वाकई मुसीबत में फंस गया था। सबसे बड़ी गड़बड़ इस वक्त हुई जब अम्मा जी के बताए हुए इलाके में पहुंचा और इसने अम्मा जी से मतलूबा गली की तरफ रहनुमाई करने की दरख्वास्त फरमाई और अम्मा जी ने कमाल इत्मीनान से कहा, अब ये तो मुझे पता है कि इस इलाके में घर है, मगर पता मुझे मालूम नहीं वो पहुंच कर रह गया। अम्मा जी तो घर कैसे पहुंचाऊं मैं आपको पते के बगैर? इस इलाके में आपको कहाँ ड्रॉप करूं? अपने घर का लिखा नंबर और नाम बताने लगी। नहीं अम्मा जी, आप मुझे गली का नाम बताएं। वो गली के नाम की बजाय निशानियां बताने लगी। हलवाई की एक दुकान है गली के कोने में, बहुत खुली गली है। परवेज साहब का घर भी वहीं है जिनके बेटे ने जर्मनी में शादी की है पिछले हफ्ते। पहली बीवी इसके इधर ही है हमारे मोहल्ले में। शादी की इत्तला मिलने पर बेचारी ने रो रो कर मोहल्ला सर पर उठा लिया। वो निशानियां बताते बताते कहीं और ही निकल गई। सलार ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। अम्मा जी, आपके शोहर का क्या नाम है? घर के बारे में और गली के बारे में कुछ तफसील से बताएं। इस तरह तो मैं कभी भी आपको घर नहीं पहुंचा सकूंगा, इसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूँ। मियाँ बेचारी तो 10 साल पहले ही फोत हो गई। इनको तो लोग भूल भाल गए। और गली का मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत भरी गली है। 3 दिन पहले ही गटर के 2 ढक्कन लगा कर गए हैं, बिल्कुल नए, स्टीमर से जोड़ कर गए हैं। हर माह कोई ना कोई उतार कर ले जाता था, अब बेफिक्री हो गई है। सलार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, क्या मैं कहकर लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहाँ किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जिसे लोग जानते हों, जो कदरे मारूफ हों। वो मुर्तज़ा साहब हैं जिनके बेटे मुजफ्फर की टांग टूट गई थी कल सुबह। माँ जी, ये कोई तारुफ नहीं होता। वो इसकी बात पर बुरा मान गई। लो भला, अब क्या हर घर में टांग टूटती है किसी ना किसी की? सलार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास की दुकानों से इसने सईदा अम्मा के बताए हुए कवायद के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्द ही इसे पता चल गया कि इन निशानियों के साथ वो कम से कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फ़ोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते ही इसने पूछा। हाँ है। सलार ने सुकून का सांस लिया। इसका नंबर बताएं मुझे, सलार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। नंबर का तो मुझे नहीं पता। एक बार फिर धक से रह गया। फ़ोन नंबर भी नहीं पता। इसने शायद सदमे के आलिम में कहा, बेटा मैंने कौन सा कभी फ़ोन किया है? मेरे बेटे खुद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद कर लेते हैं, या ज़रूरत हो तो बेटी फ़ोन मिला देती है। इधर मॉडल टाउन में किसी के पास गई थी। सलार को यकदम ख्याल आया, इधर कुछ रिश्तेदार हैं मेरे, पोते की मिठाई देने गई थी, उन्होंने फखरिया बताया। सलार ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, इधर ही चलते हैं, वहाँ का पता बताएं। पता तो मुझे नहीं पता। सलार इस बार फिर सदमे से कुछ देर के लिए बोल भी नहीं सका। तो फिर गई कैसे थी आप? बेटा असल में जहाँ जाना हो हमसाए के बच्चे छोड़ आते हैं, इन्हीं को घर पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हैं। वो छोड़ आते हैं और फिर वहाँ से बिलाल वगैरह वापस छोड़ जाते हैं। असल में ये बिलाल वगैरह भी पहले मेरे मोहल्ले में ही रहते थे, यही कोई 10-12 साल पहले इधर ही गए हैं, इसलिए मेरे पूरे मोहल्ले को इनके घर का पता है। सलार ने कुछ नहीं कहा। इसे अब भी उम्मीद थी कि जहाँ से इसने इस खातून को पिक किया है बिलाल वगैरह का घर भी वहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर भी वो लोग नहीं आए, तो मैंने सोचा खुद घर चली जाऊँ, और फिर माशाल्लाह से तुम मिल गए। अम्मा जी, आप रिक्शे वाले को क्या बताएं? वही जो तुम्हें बताया है। वो इनकी जहानत पर बाग बाग हो गया। इससे पहले कभी आप इस तरह पता बता कर घर पहुंची हैं? इसने कदरे अफसोस भरे लहजे में गाड़ी रिवर्स करते हुए पूछा। ना, कभी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सईदा अम्मा का इत्मीनान काबिल रश्क था। सलार मज़ीद कुछ कहे बगैर गाड़ी सड़क पर ले आया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? सईदा अम्मा ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकी। जहाँ से मैंने आपको लिया था घर इसी सड़क पर होगा। आपने कोई टर्न तो नहीं लिया था? सलार ने बैक व्यू मिरर से इन्हें देखते हुए कहा था। नहीं, मैंने नहीं लिया, सईदा अम्मा ने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। सलार ने इनके लहजे पर गौर नहीं किया।
इसने इत्मीनान का सांस लिया। इसका मतलब था कि घर इसी सड़क पर कहीं था और गलियों की निस्बत कॉलोनी में घर तलाश करना आसान था, वो भी इस सूरत में जब इसे सिर्फ एक सड़क के घर देखने थे। तुम सिगरेट पीते हो? खामोशी एकदम टूटी। वो गाड़ी ड्राइव करते करते चौंक गया। मैं? इसने बैकव्यू मिरर में देखा। सईदा अम्मा भी बैकव्यू मिरर में ही देख रही थी। नहीं। वो सवाल को समझ नहीं सका। कोई और नशा वगैरह? वो इस बार सवाल से ज़्यादा इनकी बेतकल्फ़ी पर हैरान हो रहा था। आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। अब इतने लंबे रास्ते में खामोश कैसे रहूँगी? उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। आपको क्या लगता है मैं करता हूँगा कोई नशा? सलार ने जवाबन इनसे पूछा। नहीं कहा, इसलिए तो पूछ रही हूँ। तो फिर नहीं करते? इनके अंदाज ने इस बार सलार को महफूज किया। नहीं, इसने मुख्तसरन कहा। वो अब सिग्नल पर रुके हुए थे। कोई गर्लफ्रेंड है? सलार को लगा इसे सुनने में कोई गलती हुई है। इसने पलट कर सईदा अम्मा को देखते हुए पूछा। आपने क्या पूछा है? मैंने कहा कोई गर्लफ्रेंड है। सईदा अम्मा ने गर्लफ्रेंड पर जोर देते हुए कहा। सलार खिलखिला कर हंस पड़ा। आपको पता है गर्लफ्रेंड क्या होती है? सईदा अम्मा इस बार इसके सवाल पर बुरा मान गई। क्यों भाई? 2 बेटे हैं मेरे, मुझे पता नहीं होगा कि गर्लफ्रेंड क्या होती है? जब इन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था तो कह कर भेजा था मेरे शौहर ने कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और फिर महीने में एक बार फ़ोन आता था दोनों का। सिग्नल खुल गया। सलार मुस्कुराते हुए सीधा हो गया। एक्सीलेटर पर पाँव दबा दिया। सईदा अम्मा ने बात जारी रखी। मैं दोनों से कहती थी कि कसम खा कर बताएं उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई तो नहीं जब तक शादी नहीं हो गई। हर बार फ़ोन पर सबसे पहले दोनों कसम खाकर यही बताया करते थे मुझे। सलाम भी बाद में किया करते थे। वो फ़खरिया अंदाज में बताती जा रही थी। बड़े ताबेदार बच्चे हैं मेरे, दोनों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। आपने अपनी पसंद से दोनों की शादियाँ की हैं? सलार ने पूछा। नहीं, दोनों ने इधर ही अपनी पसंद से शादियाँ की हैं, उन्होंने सादगी से कहा। सलार की हलक से बेख्तियार कहका निकला। क्या हुआ? सईदा अम्मा ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। आपकी बहुएं अंग्रेज़ हैं? नहीं, पाकिस्तानी हैं, मगर वहीं रहती थी, मेरे बेटों के साथ काम करती थी। मगर तुमने क्यों? सईदा अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। कोई ख़ास बात नहीं। सईदा अम्मा कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा। तो तुमने बताया नहीं कि गर्लफ्रेंड? सलार ने बात काट दी। नहीं है सईदा अम्मा, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक बार फिर इस माशाल्लाह का सियाक़ व सबाक़ समझने में नाकाम रहा। घर अपना है? नहीं कराएगा। मुलाजिम वगैरह है? मुस्तकिल तो नहीं है, मगर सफाई वगैरह के लिए मुलाजिम रखा हुआ है। और ये गाड़ी तो अपनी ही होगी? जी। और तनख्वाह कितनी है? सलार रवानी से जवाब देते देते एक बार फिर चौंका। गुफ्तगू किस नौयत पर जा रही थी पूरी तौर पर इसकी समझ में नहीं आया। सईदा अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? सलार ने मौजू बदला। हाँ, मेरा यही इरादा है। पहले तो मेरा दिल नहीं चाहता था, मगर अब ये मैं सोच रही हूँ कि मेरी बेटी की शादी कर लूँ, फिर मैं बाहर चली जाऊँगी। अकेले रहते रहते तंग आ गई हूँ। सलार अब इस सड़क पर आ गया था जहाँ से इसने सईदा अम्मा को पिक किया था। मैंने आपको यहाँ से लिया था। आप बताएं इनमें से कौन सा घर है? सलार ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए दाएं तरफ के घरों पर नजर डाली। पर का नहीं पता, घर की तो पहचान होगी आपको। सईदा अम्मा बगौर घरों को देख रही थी। हाँ, घर की पहचान है। वो घर की निशानियाँ बताने लगी जो इतनी ही मुबहम थी। इतना इनके घर का पता था। वो सड़क के आखिरी सिरे पर पहुंच गई। सईदा अम्मा घर नहीं पहचान सकी। सलार बिलाल के वालिद का नाम पूछकर गाड़ी से नीचे उतर गया और बारी बारी दोनों इतराफ के घरों से सईदा अम्मा के बारे में पूछने लगा। आधे घंटे के बाद वो इस सड़क पर मौजूद हर घर में जा चुका था। वहाँ पर मौजूद हर घर में जा चुका था। मतलब अभी किसी आदमी का वहाँ घर नहीं था। आपको इनका नाम ठीक से याद है? खाकर सईदा अम्मा के पास आया। हाँ, ओ भला, अब मुझे नाम भी पता नहीं होगा। सईदा अम्मा ने बुरा माना। लेकिन इस नाम के किसी आदमी का घर यहाँ नहीं है, ना ही कोई इस बारे में जानता है। सलार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा। हाँ, तो ये साथ वाली सड़क पर देख लो। सईदा अम्मा ने कुछ फासले पर एक और सड़क की तरफ इशारा किया। लेकिन सईदा अम्मा, आपने कहा था कि घर इसी सड़क पर है। सलार ने कहा। मैंने कब कहा था? वो मुतारिज़ हुई। मैंने आपसे पूछा था कि आपने कोई टर्न तो नहीं लिया था? आपने कहा नहीं। सलार ने इन्हें याद कराया। वो तो मैंने कहा था, मगर ये होता क्या? सलार का दिल डूबा। टर्न? हाँ, यही। आप किसी और सड़क से तो मुड़कर यहाँ नहीं आई। लो, तो इस तरह कहो ना। सईदा अम्मा को तसल्ली हुई। मैं क्यों यहाँ बैठ गई थी? थक गई थी मैं चल चल कर, और ये सड़क तो छोटी सी है, यहाँ मैं चल कर क्या थक सकती थी। सलार ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो दिन बहुत ख़राब था। किसी सड़क से मुड़कर यहाँ आई थी आप? इसने सईदा अम्मा से कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरा ख्याल है वो पहली सड़क को देखते हुए उलझी। ये है, उन्होंने कहा। सलार को यकीन था वो सड़क नहीं होगी, मगर इसने गाड़ी इस सड़क पर मोड़ ली। ये तो तय था कि आज इसका सारा दिन इसी तरह ज़ाया होना था। अगला 1-1.5 घंटा वो आसपास की मुख्तलिफ सड़कों पर सईदा अम्मा को लेकर फिरता रहा, मगर इसे कोई कामयाबी नहीं हुई। सईदा अम्मा को ही घर दूर से शनासा लगता। पास जाने पर वो कहना शुरू कर देती, ना ना ना, ये नहीं है।
वो भी इलाके कॉलोनी में तलाश छोड़कर इन्हें वापस इस मोहल्ले में ले आया जहाँ वो पहले इनका घर ढूंढ रहा था। मजीद 1 घंटा वहाँ ज़ाया करने के बाद जब वो थक कर वापस गाड़ी के पास आया तो शाम हो चुकी थी। सईदा अम्मा इसके बरअक्स गाड़ी में इत्मीनान से बैठी थी। मिला? उन्होंने सलार के अंदर बैठते ही पूछा। नहीं, अब तो रात हो रही है, तलाश बेकार है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करा देता हूँ आपकी बेटी या आपके मोहल्ले वाले आपके ना मिलने पर पुलिस से रब्ता तो करेंगे, फिर वो ले जाएंगे आपको। सलार ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए तजवीज़ पेश की। आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। सईदा अम्मा को अपनी बेटी का ख्याल आया। सलार का दिल चाहा वो इनसे कहे कि वो इनकी बेटी से ज़्यादा परेशान है, मगर वो खामोशी से ड्राइव करते हुए गाड़ी पुलिस स्टेशन ले आया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगा। सईदा अम्मा भी उठ खड़ी हुई। आप बैठें, आप यहीं रहेंगी, सलार ने इनसे कहा। नहीं, हम इन्हें यहाँ नहीं रखेंगे, आप इन्हें साथ ले जाएं। हमसे किसी ने रब्ता किया तो हम इन्हें आपका पता दे देंगे, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन मैं तो इन्हें आपके हवाले कर देना चाहता हूँ, सलार मुतारिज हुआ। देखिए, ये बुरी खातून है, अगर कोई रब्ता नहीं करता तो हमसे तो हम रात इन्हें कहाँ रखेंगे, और अगर कुछ दिन और गुजर गए, पुलिस इंस्पेक्टर कहता गया। सईदा अम्मा ने इसे बात मुकम्मल करने दी। नहीं, मुझे इधर नहीं रहना बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। मैं इधर कहाँ बैठूँगी आदमियों में। सलार ने इन्हें पहली बार घबराते हुए देखा। लेकिन मैं तो अकेला रहता हूँ, वो कहते कहते रुक गया। फिर इसे फुरकान के घर का ख्याल आया। अच्छा ठीक है, चलें, इसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बाहर गाड़ी में आकर इसने मोबाइल पर फुरकान से रब्ता कायम किया। वो इन्हें फुरकान की हाँ ठहराना चाहता था। फुरकान अभी हॉस्पिटल में ही था। इसने मोबाइल पर सारी सूरत हाल इसे बताई। नौशीन तो गांव गई हुई है, फुरकान ने इसे बताया, मगर कोई मसला नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इन्हें अपने फ्लैट पर ले जाओ। कौन सी कोई जवान खातून है कि कोई मसला हो जाएगा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात हो रहे हो। नहीं, मैं इनके आराम के हवाले से बात कर रहा था, औकड़ ना लगे इन्हें, सलार ने कहा। नहीं लगता यार, पूछ लेना तुम इनसे, वरना फिर किसी साथ वाले फ्लैट में ठहरा देंगे, आलिम साहब की फैमिली के साथ। अच्छा तुम आओ, फिर देखते हैं, सलार ने मोबाइल बंद करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास ही रह लूँगी, तुम मेरे बेटे के बराबर हो, मुझे एतबार है तुम पर, सईदा अम्मा ने मुतमईन लहजे में कहा। सलार ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। इसने रास्ते में रुककर एक रेस्टोरेंट से खाना लिया। भूख से इसका बुरा हाल हो रहा था और एकदम इसे एहसास हुआ कि सईदा अम्मा भी दोपहर से इसके साथ कुछ खाए पिए बगैर ही फिर रही हैं। इसे नदामत का एहसास हुआ। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए इसने रास्ते में एक जगह रुक कर सईदा अम्मा के साथ सेब का ताज़ा जूस पिया। वो ज़िंदगी में पहली बार किसी बुरी शख्स के साथ इतना वक्त गुजार रहा था और इसे एहसास हो रहा था कि ये काम आसान नहीं था। फ्लैट में पहुंचकर वो अभी सईदा अम्मा के साथ खाना खा रहा था जब फुरकान आ गया। इसे सईदा अम्मा से खुद ही अपना तारुफ कराया और फिर खाना खाने लगा। चंद मिनटों में ही वो सईदा अम्मा के साथ इतनी बेतकल्फ़ी के साथ ठेठ पंजाबी में गुफ्तगू कर रहा था कि सलार को रश्क आने लगा। इसने फुरकान से अच्छी गुफ्तगू करने वाला कभी नहीं देखा था। इसके गुफ्तगू के अंदाज में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था, दूसरा अपना दिल इसके सामने खोल कर रख देने पर मजबूर हो जाता था। इतने सालों से दोस्ती के बावजूद वो फुरकान की तरह गुफ्तगू करना नहीं सीख सका था। 10 मिनट बाद वहाँ खामोशी से खाना खाने वाला एक समा की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जबकि फुरकान और सईदा अम्मा मुसलसल गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। सईदा अम्मा ये जानकर कि फुरकान डॉक्टर है, इससे तभी मशवरे लेने में मसरूफ़ थी। खाने के खात्मे तक वो फुरकान को मजबूर कर चुकी थी कि वो अपना मेडिकल बॉक्स लाकर इनका चेकअप करे। फुरकान ने इन्हें ये नहीं बताया कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट था। वो बड़ी तहम्मुल मिजाजी से अपना बैग लेकर आया। इससे सईदा अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक किया, स्टेथोस्कोप से इनकी दिल की रफ्तार को मापा और आखिर में नब्ज़ चेक करने के बाद इन्हें ये यकीन दिलाया कि वो बेहद तंदुरुस्त हालत में है और ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी नहीं है इन्हें। सईदा अम्मा एकदम बेहद हशाश बशाश नजर आने लगी। सलार इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनते हुए किचन में बर्तन धो रहा था। वो दोनों लाउंज के सोफों पर बैठे हुए थे। फिर इसी दौरान इसने फ़ोन की घंटी सुनी। फुरकान ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ डॉक्टर सबीत अली थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, सलार ने पुलिस स्टेशन पर किसी सईदा नाम की खातून के बारे में इतला दी थी। फुरकान हैरान हुआ। जी वो यही है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर सबीत अली ने बेख्तियार कहा। हाँ वो मेरी अजीज़ा हैं, हम इन्हें तलाश कर रहे थे चंद घंटों से। पुलिस से रब्ता किया तो सलार का नाम और नंबर दे दिया उन्होंने। फुरकान ने इन्हें सईदा अम्मा के बारे में बताया और फिर सईदा अम्मा की बात फ़ोन पर इनसे कराई। सलार भी बाहर लाउंज में आ गए। सईदा अम्मा फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। डॉक्टर सबीत अली की अजीज़ा है ये, फुरकान ने धीमी आवाज़ में इसके करीब आकर कहा। डॉक्टर सबीत अली की? सलार हैरान हुआ। हाँ इनकी। सलार ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। भाई साहब कह रहे थे तुमसे बात कराने को, सईदा अम्मा ने फुरकान से कहा। फुरकान तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा और रिसीवर लेकर कागज़ पर कुछ नोट करने लगा। डॉक्टर सबीत अली इसे अपना एड्रेस लिखवा रहे थे। सईदा अम्मा ने कदरे हैरानी से लाउंज के दरवाजे में खड़े सलार को देखा। तुम क्या कर रहे हो? इनकी नज़र सलार के एप्रन पर जमी थी। वो कुछ शर्मिंदा हो गया। मैं बर्तन धो रहा था।
सलार वापस किचन में आया और इसने एप्रॉन उतार दिया। वैसे भी बर्तन वो तकरीबन धो चुका था। सलार, आओ फिर इन्हें छोड़ आते हैं। इसे अपने उक्का में फुरकान की आवाज़ आई। ये काम बाद में कर लेना, तुम गाड़ी की चाबी लो, मैं हाथ धोकर आता हूँ, सलार ने कहा। अगले 10 मिनट में वो नीचे सलार की गाड़ी में थे। फुरकान अगली सीट पर था और इसके बावजूद पिछली सीट पर बैठी सईदा अम्मा से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। साथ साथ वो सलार को रास्ते के बारे में हदायत भी देता जा रहा था। बहुत तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए वो 10 मिनट में मतलूबा मोहल्ले और गली में थे। बड़ी गली में गाड़ी खड़ी करने के बाद वो दोनों इन्हें अंदर गली में इनके घर तक छोड़ने गए। सईदा अम्मा को अब रहनुमाई की ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी गली को पहचानती थी। फखरे अंदाज में कुछ बताते हुए सलार को बताती गई। हलवाई की दुकान, गटर की सिमट वाली ढक्कन, परवेज साहब का घर। जी सलार मुस्कुराते हुए सर हिलाता रहा। इसने इनको ये नहीं बताया कि इनकी बताई हुई सारी निशानियाँ सही थीं, सिर्फ वो इसे एक गलत इलाके में ले गई थी। आमना बेचारी परेशान हो रही थी। उन्होंने सुर्ख ईंट की बनी हुई एक हवेली नमा 2 मंजिले मकान के सामने रखते हुए 275 दफ़ा कहा। फुरकान ने आगे बढ़कर बेल बजाई। सलार कदरे तायशीर अंदाज में हवेली पर नजरें दोहराता रहा। वो यकीनन काफ़ी पुरानी हवेली थी, मगर मुसलसल देखभाल की वजह से वो इस गली में सबसे बावकार लग रही थी। तुम लोगों को अब मैं चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी, सईदा अम्मा ने कहा। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई, ख़ास तौर पर सलार को। बच्चा मुझे सारा दिन लिए फिरता रहा। सईदा अम्मा ने सलार के कंधे पर हाथ फिरते हुए कहा। कोई बात नहीं सईदा अम्मा, चाय हम फिर कभी पी लेंगे, आज हमें देर हो रही। हाँ सईदा अम्मा, आज चाय नहीं पियेंगे, कभी आकर आपके पास खाना खाएंगे, फुरकान ने भी जल्दी से कहा। देख लेना ऐसा ना हो कि याद ही ना रहे तुम्हें। ये भला खाना कैसे भूलेंगे हम, वो जो आप पालक गोश्त की तरकीब बता रही थी वही बनाकर खिलाइएगा, फुरकान ने कहा। अंदर से कदमों की आवाज़ आ रही थी। सईदा अम्मा की बेटी दरवाज़ा खोलने आ रही थी और इसने दरवाजे से कुछ फासले पर ही सईदा अम्मा और फुरकान की आवाज़ें सुन ली थी, इसलिए इसने कुछ भी पूछे बगैर दरवाजे का होल्ड अंदर से उतारते हुए दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। अच्छा सईदा अम्मा, खुदा हाफिज़, फुरकान ने सईदा अम्मा को दरवाजे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखकर कहा। सलार इससे पहले ही पलट चुका था। गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट करते हुए सलार ने फुरकान से कहा, हमारी सबसे नापसंदीदा डिश है पालक गोश्त, और तुम इनसे क्या कह रहे थे? फुरकान ने कहका लगाया। कहने में क्या हर्ज है, वैसे हो सकता है वो वाकई इतना अच्छा पकाएं कि खाने पर मजबूर हो जाऊं। तुम जाओगी इनके घर? सलार गाड़ी मेन रोड पर लाते हुए हैरान हुआ। बिल्कुल जाऊंगा, वादा किया है मैंने और तुमने। मैं तो नहीं जाऊंगा, सलार ने इनकार किया। ना पहचान मुँह उठाकर इनके घर खाना खाने पहुंच जाऊं? डॉक्टर सबित अली की फर्स्ट कज़न है वो, और मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारी जान पहचान है इनके साथ, फुरकान ने कहा। वो और मामला था, इन्हें मदद की ज़रूरत थी, मैंने कर दी, और बस इतना काफ़ी है। इनके बेटे यहाँ होते तो बात और थी, लेकिन इस तरह अकेली औरत के घर में तो कभी नहीं जाऊँगा। सलार संजीदा था। मैं कौन सा अकेला जाने को कह रहा हूँ यार, बीवी बच्चों के साथ लेकर जाऊँगा। जानता हूँ मेरा अकेले इनके यहाँ जाना मुनासिब नहीं है। नौशीन भी इनसे मिलकर खुश होगी। हाँ भाभी के साथ चले जाना, कोई हर्ज नहीं, सलार मुतमईन हुआ। मैं जाऊँ? तुमको भी तो साथ चलना है, उन्होंने तुम्हें भी दावत दी है। मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे पास ना वक्त नहीं है, तुम हो ना, काफ़ी है, सलार ने लापरवाही से कहा। तुम इनकी ख़ास मेहमान हो, तुम्हारे बगैर तो सब कुछ फीका लगेगा। सलार को इसका लहजा कुछ अजीब सा लगा। इसने गर्दन मोड़कर फुरकान को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब? मेरा ख्याल है इन्हें तुम दामाद के तौर पर पसंद आ गए हो। फजूल बातें मत करो, सलार ने नाराज़गी से देखा। अच्छा देख लेना, प्रपोजल आएगा तुम्हारा इस घर से। सईदा अम्मा को तुम हर तरह से अच्छे लगे हो, हर बात पूछी है उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में, ये भी कि तुम्हारी शादी का कोई इरादा है या नहीं है, तो कब तक करने का इरादा है। मैंने कहा जैसे ही कोई अच्छा प्रपोजल मिला वो फ़ौरन कर लेगा। फिर वो अपनी बेटी के बारे में बताने लगी। अब जितनी तारीफ़ें वो अपनी बेटी की कर रही थी, अगर हम इसमें से 50% भी सच समझ लें तो भी वो लड़की क्या नाम ले रही थी, हाँ आमना, तुम्हारे लिए बेहतरीन होगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डॉक्टर सबित अली के रिश्तेदार हैं वो, और तुम इनके बारे में फजूल बातें कर रहे हो। सलार ने झड़का। फुरकान संजीदा हो गया। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो ये एजाज़ की बात होनी चाहिए कि तुम्हारी शादी डॉक्टर सबित अली के ख़ानदान में हो। जस्ट स्टॉप इट फुरकान, ये मसला काफ़ी डिस्कस हो गया, अब ख़त्म करो, सलार ने सख्ती से कहा। चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं, फिर कभी बात करेंगे, फुरकान ने इत्मीनान से कहा। सलार ने गर्दन मोड़कर छती हुई नज़रों से इसे देखा। ड्राइविंग कर रहे हो, सड़क पर ध्यान रखो, फुरकान ने इसका कंधा थपथपाया। सलार कुछ नाराज़गी के आलम में सड़क की तरफ मतवज्जा हो गया।
कुछ दिनों के बाद वो एक शाम डॉक्टर सईद अली के यहाँ थे, जब उन्होंने अपने लेक्चर के बाद इन दोनों को रोक लिया। सईदा आपा आप लोगों से मिलना चाहती हैं, मुझसे कह रही थी कि मैं आप लोगों के यहाँ इन्हें ले जाऊँ। मैंने इनको बताया कि शाम को वो लोग मेरी तरफ आएंगे, आप यहीं मिल लें। आप लोगों ने शायद कोई वादा किया था इनके यहाँ जाने का, मगर गए नहीं। कान ने मायने खेज नज़रों से सलार को देखा। वो नज़रें चुरा गया। नहीं, हम लोग सोच रहे थे मगर कुछ मसरूफियत थी, इसलिए नहीं जा पाए, फुरकान ने जवाबन कहा। वो दोनों डॉक्टर सईद अली के साथ इनकी ड्राइव रूम में चले आए, जहाँ कुछ देर बाद सईदा अम्मा भी आ गई। आते ही इनकी शिकायत और नाराज़गी का सिलसिला शुरू हो गया। फुरकान इन्हें मुतमईन करने में मसरूफ़ रहा, जबकि सलार खामोशी से बैठा रहा। अगले वीकेंड पर फुरकान ने सलार को सईदा अम्मा की तरफ जाने का प्रोग्राम के बारे में बताया। सलार को इस्लामाबाद और फिर वहाँ से गांव जाना था, इसलिए इसने अपनी मसरूफ़ियत बताकर सईदा अम्मा से माजरत कर ली। वीकेंड गुजारने के बाद लाहौर वापस आने पर फुरकान ने इसे सईदा अम्मा के यहाँ गुजारे वक्त के बारे में बताया। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया था। सलार में सईदा अम्मा की बेटी से भी मिला था। फुरकान ने बात करते हुए अचानक कहा, बहुत अच्छी लड़की है। सईदा अम्मा के बरअक्स खासी खामोश दबा लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दोनों की बड़ी अच्छी गुजरेगी। नौशेन को भी बहुत अच्छी लगी है। फुरकान तुम सिर्फ दावत तक ही रहो तो बेहतर है। सलार ने इसे टोका। मैं बहुत सीरियस हूँ सलार। फुरकान ने कहा, मैं भी सीरियस हूँ। सलार ने इसी अंदाज में कहा, तुम्हें पता है फुरकान, तुम जितना शादी पर इसरार करते हो, मेरा शादी से इतना ही दिल उकता जाता है, और ये सब तुम्हारी इन बातों की वजह से है। सलार ने सोफे के पुश से टेक लगाते हुए कहा, मेरी बातों की वजह से नहीं। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम इमामा की वजह से शादी नहीं करना चाहते। फुरकान यकदम संजीदा हो गया। ओके, साफ साफ कह देता हूँ, मैं इमामा की वजह से शादी नहीं करना चाहता। फिर सलार ने सर्द मोड़ी से कहा, ये एक बचकाना सोच है। फुरकान इसे बगौर देखते हुए बोला, ओके फाइन, बचकाना सोच है। फिर सलार ने कंधे झटकते हुए कहा, देन यू शुड गेट रिड ऑफ इट, तब तुम्हें इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। फुरकान ने नरमी से कहा, मैं इससे छुटकारा नहीं चाहता। फिर आई डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ इट, सो सलार ने तुर्की बा तुर्की कहा। फुरकान कुछ देर लाजवाब होकर इसे देखता रहा। मेरे सामने दोबारा सईदा अम्मा की बेटी की बात मत करना, और अगर तुमसे वो इस बारे में बात करें भी तो तुम साफ साफ कह देना कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादीशुदा हूँ, कि नहीं करूँगा इस बारे में तुमसे बात। गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, फुरकान ने दोनों हाथ उठाते हुए सुलह जोई से कहा। अगली केस देखने या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी हुई कमेंट करके बताइए। किसी के साथ मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले केस के साथ। अल्लाह हाफिज़।